शुदा जी। प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म भी है। हम सब आप सबका स्वागत करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि हम सब ने आधी थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब कर ली है पूरी। और आज आरती जी हमें पेज नंबर 511 से लेकर 520 तक उसका स्वाध्याय करेंगी। सबसे पहले मैं आरती जी को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि आज का जो स्वाध्याय है वो आरती जी के द्वारा लिया जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम आरती जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मास्टर्स, जो लोग यहाँ पर नए हैं या जो पहली बार जुड़े हैं, जिनको नहीं पता, आरती जी हमारे साथ स्वाध्याय कर रही हैं और साथ ही साथ मैं उनके लिए चंद बातें बताना चाहती हूँ। आरती जी ने एमए में हिंदी किया हुआ है और अहमदाबाद में रहती हैं। शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर एज वेल, और वो 1998 से इसकी प्रैक्टिस करती हैं। शी इज अ क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपी, स्विच वर्ड्स, ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, सुजॉक थेरेपी, ये सब जानती हैं। और ये रेकी की क्लासेस भी लेती हैं 26 सालों से। उसके अलावा ये हमारे साथ जुड़कर ध्यान करती हैं और अब दूसरों को हेल्प भी करती है, ध्यान भी सिखाती हैं, काउंसल भी करती हैं। अपने कॉलोनी में, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वहां ध्यान सिखाती हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अब जुड़कर स्वाध्याय भी करती हैं। तो मैं आरती जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और आज का जो सेशन है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज हम स्वाध्याय करेंगे पेज नंबर 511 से लेके 520 तक। तो उसमें सेक्शन 4 है, री एग्जिस्टेंस के अंदर ही आ रहा है चैप्टर 9। तो आरती जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पत्री जी और परसिवल जी, आप और अन्य सभी असेंडेड मास्टर्स और सभी गुरुजनों का मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। सभी को आह्वान करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ रहे और हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो मैं जो भी आपको बताना चाह रही हूँ आप सबको समझ में आए और मैं अच्छी सी तरह से आपको बता सकूं। सभी ध्यानी मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबका इस स्वाध्याय ग्रुप में फिर से स्वागत भी करती हूँ। या 1 सेकेंड आरती जी, शुरू करने से पहले हाँ एक मिनट, एक और चीज है मास्टर्स, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन मैं चाहूंगी कि आप अपने खिड़की दरवाजे जो जूम के हैं वो खोले, सो दैट हम जो ज्ञान आने वाला है उसको रिसीव कर सके। बंद करके बैठेंगे तो थोड़ा मुश्किल होती है। जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं आपको कोई नहीं देखने वाला, लेकिन फिर भी बात यह है कि मतलब स्पॉटलाइट नहीं करने वाली हूं मैं, लेकिन फिर भी जब हम एक वक्ता को सुनते हैं तो उसके रिस्पेक्ट के लिए खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए। कई सालों से वो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करती हैं और उसके साथ साथ हम सब के लिए वो ज्ञान लेकर आई है। तो कम से कम इतना तो बनता है कि हम सब खिड़की दरवाजे अपने खोले जूम के, राइट? सो थैंक यू सो मच। यस आरती जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आज का मेरा बहुत बड़ा अनुभव कह सकती हूँ थिंकिंग एंड डेस्टिनी का या अपने विचारों का, क्योंकि हमारी जो किताब हम पढ़ रहे हैं जिसमें है कि हमको अपनी थॉट प्रोसेस सही रखनी है। तो आज मेरा इतना क्रिटिकल टाइम आ गया था कि 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और आज सुबह उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, तो इमिडिएटली मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और माइट भी उनको वहां पे एडमिट भी करना पड़ता। तो पोजीशन ऐसी ही थी और करीब 6-7 घंटे मैं हॉस्पिटल में थी। तो ये था कि मैं आज का प्रोग्राम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप मुझे बता देते जस्ट। मन में था कि आज किसी भी हालत में मैं सही सोचूंगी और उनको एडमिट नहीं होना पड़ेगा और मैं घर जाके ही स्वाध्याय करूंगी। मेरी तो ये भी तैयारी थी कि अगर हॉस्पिटल होगा तो मैं वहां पे भी कर लूंगी एक रूम में, लेकिन फिर भी अब जब फ्लायर आ गया है, डिक्लेयर हो गया है, तो आज का प्रोग्राम किसी भी हालत से कैंसिल नहीं हो सकता और आगे की डेट नहीं, सबकी ऐसा कुछ दी। नहीं है आरती जी, अगर आप बता देते तो मैं कैंसिल भी कर देती, मैं ले लेती सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सो नहीं यू दिक्कत जस्ट टेल नहीं, मी। लेकिन मुझे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ, आज का दिया हुआ था
तो सबसे बड़ा तो मैंने परसिवल जी से बहुत प्रार्थना की, वाह। सभी रेकी गुरुओं से भी प्रार्थना की, और सबसे सही बात तो ये रखी कि अपनी थॉट प्रोसेस सही रखी कि भाई आज मेरा स्वाध्याय होना ही है, मुझे घर जाना ही है और इन्हें किसी तरह से वहां पे एडमिट नहीं किया जाएगा। वाह। तो ये सोच लेते हुए पूरा दिन मैंने जितने घंटे हम हॉस्पिटल में थे निकाला, और बीच में एक डॉक्टर ने कह भी दिया कि 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा ओके। और फिर जब एंड में जिस हार्ट जो लंग्स वाले डॉक्टर के पास गए, उसने ये कहा कि नहीं, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आपको एडमिट नहीं होना पड़ेगा। और शाम को करीब करीब 7 बजे हम लोग घर लौटे हैं। माय गुडनेस। बिल्कुल। तो टाइम ही नहीं था आपके सोचिए पास। आप कि किस तरह से पूरा प्रोग्राम हुआ, किस तरह से मेरा दिन गया। और ये थॉट प्रोसेस का एक उदाहरण जो हमको बिल्कुल। पर्सिवल जी ने दिया है कि यू शुड थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव। हमेशा अच्छा सोच के ही जाओ। तो वही चीज हुई, और आज मैं आपके सामने स्वाध्याय करने के लिए हाजिर हूँ। तो वाह। ये सबसे बड़ा आज का उदाहरण आपको मैं देना चाह रही थी, और अमेजिंग। फिर मैं आपका स्वाध्याय शुरू करूँ। अमेजिंग आरती जी। कमेंटेबल, बिकॉज जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पे हमें पता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय भी अपना जो सबल बनाए रखते हैं और उसके अलावा अपने मन को हम शांत रखते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर ने तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी आपने अपनी सोच से उस पूरी सिचुएशन को आपने इतने अच्छे से हैंडल किया, और 2 घंटे पहले आप घर लौटे हैं। जस्ट इमेजिन। सो हैट्स ऑफ टू यू आरती जी, थैंक यू सो मच इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने अच्छे से लेने के लिए। और मैं सिर्फ यही कहूंगी, किसी को ऐसी कोई भी बात हो तो प्लीज लेट मी नो। कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक दिन और, इतने दिन डिले हो रहा है, एक दिन और भी हो जाएगा तो नो नो तो प्रॉब्लम, ठीक है, बट लेकिन मेरे को थैंक यू एक टू यू। ये अनुभव आया ना एक लाइफ में कि भाई इस तरह का भी सोच सोच से आप हो चेंज कर सकता सकते है। हैं। तो करेक्ट। ये सबके लिए एक उदाहरण है कि उदाहरण अगर है। हम अपनी थॉट सही रखेंगे, थिंकिंग सही रखेंगे, तो डेस्टिनी अपने आप ही चेंज हो सकती है। We are so तो ये proud of you, Aarti ji. Thank you for being here and sharing your valuable time, energy और उस सोच को लेकर आप आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम अच्छा, ब्लेस्ड फील थैंक करते हैं, यू। ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो मजबूत दिमाग के हैं और सोच अपनी सही रखते हैं। सो वंडरफुल। ओवर टू यू आरती। थैंक यू मच। तो इतना लंबा चौड़ा आपने मेरा परिचय भी दिया, बाकी ठीक है, जो भी है, जो कुछ किया है लाइफ में अभी तक अचीव किया है। और इतना अच्छा मौका जो है आज मधु जी से ही हमें प्राप्त हुआ है कि इतनी अच्छी किताब, जिसको हम ज्ञान का भंडार ही कह सकते हैं, थिंकिंग इन डेस्टिनी, उस किताब का स्वाध्याय हमें करने मिला है। शुरू में ऐसा लगा था कि किताब बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरू किया है और अंत तक पहुंच ही जाएंगे। और रोज की नई नई बातें इतनी अच्छी अच्छी जानने को मिल रही है कि ताज्जुब लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताई। तो इतना गहन ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक री एग्जिस्टेंस पे है, पुनः अस्तित्व। एक मनुष्य जब जन्म लेता है, पूरी जिंदगी बिता देता है, और उसके बाद उसका अंत होता है। तो पहला श्वास जो जन्म लेता है, तब भी वो पहला श्वास लेता है, कल ही संजय जी ने भी बताया। और ब्रीथ फॉर्म जब है, या पहला सांस जब लेता है, तब डूअर उसके अंदर प्रवेश करता है। तो इस तरह से मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु भी हो जाती है, और मृत्यु के बाद वो पुनः जन्म में किस तरह से आता है, उसका री एग्जिस्टेंस कैसे होता है, उस समय, उस बीच समय के दौरान वो किस किस परिस्थिति में से जाता है, ये सारी चीजों का वर्णन आज है। थोड़ा लंबा है मेरा आज का लेक्चर कहो या आज का स्वाध्याय कहो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आपको भी मजा आएगा और मेरी कोशिश सफल होगी। सो मैं शुरू करती हूँ। प्री एग्जिस्टेंस, पुनः अस्तित्व, पेज नंबर 511 से 520। पिछले एपिसोड में हमने कर्ता, ट्विन सेल्फ, अय्या, ब्रीथ फॉर्म जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग इस किताब में बार बार आ रहा है। और इस पुनः अस्तित्व के री एग्जिस्टेंस में हम देखेंगे कि एनर्जी, ब्रीथ फॉर्म 3 वायु में कनेक्ट होती है, और ये एनर्जी जीवित लोगों में अलग अलग फॉर्म में एडजस्ट होती है। जब मनुष्य पुनः जीवित होता है, तब ये एनर्जी किस तरह से उसमें प्रवेश करती है।
4 एलिमेंट हमने पहले देखे, 4 सेंसेस देखे, 4 वर्ड देखे। परसिवल जी को 4 नंबर बहुत प्यारा था, तो हर जगह पे उन्होंने 4-4 चीजें हमें बताई है। कर्ता ने अपने 4 इंद्रियों को, 4 दुनियाओं को और उनके स्तरों के अनुरूप बनाकर अंतर को महसूस किया और प्रत्येक कार्य में पदार्थ की वास्तविकताएं, स्वरचना और उसके तल की अवस्थाएं देखी। उसने एक दूसरे से संबंध में वास्तविकता को समझा। किसी भी वस्तु ने अपनी सापेक्ष वास्तविकता नहीं खोई और अपने संपूर्ण शरीर में कर्ता इस प्रकार से विशिष्ट प्रकाश के फिर से जीवन के फिर रूप और अंत में भौतिक दुनिया से परिचित हो गया। आगे हमने देखा कि हमारा शरीर 4 वर्ड के साथ एडजस्ट करता है और डूअर इन 4 सेंसेस, 4 वर्ड के साथ ही काम करता है। जब किसी भी जीव को विकसित करना होता है तो उस सीड को अय्या, कल हमने सुना था कि अय्या, ब्रीथ फॉर्म, सोल और फिजिकल बॉडी। कल संजय जी ने भी हमें बताया था कि अय्या होता है जो मेंटल एटमॉस्फेयर में तैयार होता है, ब्रीथ फॉर्म, सोल और फिजिकल बॉडी हमारी कैसे बनती है, कैसे चलती है। तो इसी तरह से उस सीड को अय्या एनर्जी ठीक ढंग से विकसित करता है, जिसमें आगे चलकर उसका ग्रोथ ट्विन सेल के विकास में हो, फिर प्राण मिलकर उस जीव को धीरे धीरे उसका विकास होता है। हमारे शरीर में इस एनर्जी को 4 भागों में और हर एक सेंस में एक दूसरों के साथ सूक्ष्म रूप से कनेक्ट किया गया है। ये एनर्जी के द्वारा मनुष्य की हर मूवमेंट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। हर एक मैसेज जो है ब्रेन में पहले जाता है और फिर हम तक पहुंचता है। जैसे कोई भी विचारों का आना, फिर उन विचारों को इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले क्या होता है, हमको विचार आता है और फिर हम उस विचार के द्वारा वो चीज करने जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ब्रेन थ्रू हमारे शरीर में आती है, उन इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एक दूसरों के साथ हार्मोनिक में रहना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, कल ही संजय जी ने भी ये बताया था कि टेंस जो है सेंस क्वालिटी, तो टेस्ट है। हम अगर कोई भी चीज चखते हैं या खाते हैं तो क्या होता है, हमको उसका स्वाद आता है। जब हमको उसका स्वाद अच्छा लगता है तो वो चीज हमको दोबारा खाने का मन करता है, और हम एक अगर पसंद आ गई तो प्लेट भर भी उस चीज को खा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, तो वो कितनी खानी चाहिए उस टेस्ट पे निश्चित होता है। हर एक की प्रायोरिटी अलग है। इसमें भी क्या होता है, टेस्ट में, खाने में हर एक के अलग अलग टेस्ट है। व्यक्ति है उतने, उनके विचार अलग है, उनके टेस्ट अलग है। तो किसी को ऐसा है कि भाई खाने के बाद एंड में, जैसे यूपी एमपी साइड में हमेशा खाना खाने के बाद कुछ तो भी मीठा खाया जाता था या खाते हैं। अब जबकि यहाँ पे गुजरात में बीच में ही मीठा खाते हैं, एंड में नमकीन भी खा लेते हैं। या कई लोगों को ऐसा होता है कि नहीं नहीं, मीठा मीठा पहले नहीं खाना है, एंड में चटपटा टेस्ट, गोलगप्पे खाने तो एंड में खाएंगे। और कोई होता है वो शुरू में खा लेता है। तो ये हर एक का अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो भी है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड होता है, उसे किस तरह से खाना है, मीठा या बाद में तीखा। वैसे ही स्मेल, स्मेल भी देखो, खुशबू। कई बार घर में कोई चीज बनती है, जैसे आजकल के दिन में मेथी मेथी की सब्जी बनती है या उसकी कोई चीज, तो उसकी खुशबू इतनी फैलती है चारों तरफ कि उस खुशबू से ही उसको खाने का मन करता है। तो स्मेल से ही आपके जीभ के स्वाद जो है, रस जो है वो झरने लगता है। इसी तरह से बॉडी में जितने भी सेंसेस है, अलग अलग सेंसेस भले हो, सूंघने का हो, चखने का हो, खाने का हो, तो ये अलग अलग सेंसेस होने के बाद भी वो एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन एक दूसरों के साथ मिला हुआ है। इस तरह शरीर के हर अंग और हर एक सेंस एक दूसरों के साथ जुड़े हैं। आगे परसिवल जी बताते हैं कि एक अगर परफेक्ट बॉडी बनानी है तो डूअर की क्या ड्यूटी है। उसके लिए पहले लाइट वर्ड, फिर लाइफ वर्ड, फिर फॉर्म और अंत में फिजिकल वर्ड, इन सबका संयोजन होना, ये सब एक साथ मिलना जरूरी है। यानी शरीर में हम कहते हैं कि हाथ है तो हाथ अकेला ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। उंगलियां हिल रही है तो अपने आप नहीं हिल रही, हमारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट के साथ जुड़ी है, हमारे ब्रेन से जुड़ी है, हमारी नसों नाड़ियों से जुड़ी है। तो पूरा शरीर अगर देखा जाए तो पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। सबसे पहले
अब बच्चा जब जन्म लेता है तो किस तरह से वो इस पृथ्वी पे आता है, तो सबसे पहले उस बच्चे का क्या विकसित होता है, तो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स भी बनते हैं, फिर उसमें लाइट यानी ऊर्जा संचित की जाती है। इस कारण दूसरे शरीर के अवयवों का विकास होता है। आंखें, गला, कान, नाक, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना और पचाने का काम, जीभ से टेस्ट का विकास और डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने का काम करती है। पेल्विक सिस्टम इस तरह छोटे बीज का डुअर शरीर में विकसित करके सुंदर बच्चा अस्तित्व में आता है। इस तरह एक बच्चा पुनः अस्तित्व में आता है। ऐसे ही अपने संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में पहले कर्ता प्रकाश से, फिर जीवन से, फिर रूप से और अंत में भौतिक संसार से परिचित हो गया। संबंध बनाना कर्ता का कर्तव्य बन गया। कर्ता भौतिक संसार में था, इसने भौतिक संसार के भौतिक तलों को एक साथ लाया और सभी को भौतिक तल पर अपने भौतिक शरीर में स्थायित्व दायरे में समायोजित कर लिया। कर्ता संपूर्ण शरीर से इतना संबंधित था कि वह और विचारक तथा त्रिगुण स्व का ज्ञाता बाद में कार्य कर सके। डुअर अपने पूर्ण 2 स्तंभ वाले शरीर, आगे आपको एक फोटो दिखाऊंगी, तो स्तंभ वाले शरीर में और प्राणियों का प्रतिकार कर सकता था, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता का प्रकाश उसके साथ था। प्राणी अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी थे और उनके संयोजन से बने। ऐसे प्राणी थे जो जोन से निकायों में स्थिर थे, कुछ ऐसे थे जो घूम सकते थे और एक दूसरे तक जा सकते थे। इसमें कुछ के पास लाइट ऑफ इंटेलिजेंस था, जैसे हम कहते हैं ना लाइट ऑफ बुद्धि का प्रकाश। तो जिनके पास प्रकाश था वो तो अपना काम सब कर सकते थे, लेकिन जिनके पास ये प्रकाश नहीं था या ये आंतरिक शक्ति नहीं थे, वे उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए काम करते थे। इस दौरान क्या अच्छा क्या बुरा, सुख दुख, मरण कुछ पता नहीं। पूरा शरीर एक दूसरों के साथ मिलकर ही डेवलप होता था। ये सभी धीरे धीरे एक छोटे से बीज से शुरू होकर एक शरीर में रूपांतरित हो जाता है और थोड़े थोड़े समय के अंतर से नए ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद हर एक का नेचर, देखिए पहले तो शरीर बना, अब शरीर के बाद नेचर भी आया, और नेचर आया यानी अपने आप परसिवल जी की फीलिंग एंड डेस्टिनी, फीलिंग और डिजायर आ गई। तो इस तरह से हर एक के नेचर में फीलिंग और डिजायर भी मिल गई। विचार एकदम स्वतंत्र है, क्योंकि वे आंतरिक शक्ति से जुड़े नहीं हैं, पर हमारा शरीर से वो विचार जो है ऐसे तो अलग है, पर वो हमारे शरीर से ही कनेक्टेड है। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से उसे जो चाहिए शरीर के साथ एक्सपीरियंस करता है, अपनी आंतरिक शक्ति को साथ रखता है। आगे हम देखेंगे कि स्त्री और पुरुष अलग अलग अस्तित्व में कैसे आए। ऐसे देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन दोनों में एक सी फीलिंग है, डिजायर भी है और फीलिंग्स भी है। पर वो दो अलग अलग किस तरह से हुए, इस बारे में हम जानेंगे। हमारा मन धीरे धीरे 4 सेंसेस के द्वारा एक दूसरों के साथ इंटर रिलेटेड है। कर्ता संपूर्ण शरीर का कार्यभार संभालने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब इच्छा सक्रिय हो गई। यह एक हानि रहित इच्छा थी। कर्ता जो कुछ भी घटित होता था उसे देखता था और उसे करने में भाग लेना चाहता था। यह प्रकृति के रूपों और शक्तियों के साथ अभिनय करना चाहता था। कर्ता ने स्पष्ट रूप से सोचा तो उसके विचार बदल गए, संतुलित हो गए। उसे सोच की वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं था। कर्ता की इच्छाएं छोटी थी, जो चाहता था उसे कहकर बाह्य रूप दिया जाता था। कर्ता पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपनी बुद्धिमत्ता के प्रकाश में अपने त्रिगुण स्व के साथ था। उसे जो चाहिए था अपनी रोशनी खोए बिना वो दुनिया के लिए काम करता था। अब कर्ता उन चीजों के बारे में सोचने लगा, सुना, चखा, सूंघा, और उसकी भावनाएं व इच्छाओं के बारे में उसे यह समझ में नहीं आ रहा था, इच्छा का भावना से क्या संबंध है। भावना इच्छा चाहती है और इच्छा भावना, प्रत्येक स्वयं बनना चाहता था। खुद को अलग व्यक्तिमत्व भी बनाना था, लेकिन एक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट भी थे। किसी को फिर भी दूसरा होना चाहता था। दोनों को एक दूसरों की चाहत थी। इस लालसा की सोच ने मिलकर
आदर्श दो स्तंभ शरीर में परिवर्तन लाया। इच्छा और भावना को जोड़ने वाली क्या है? विचार शक्ति है, वही थॉट प्रोसेस है हमारी। जो डिजायर आइडेंटिटी को जोड़ता है, वो शरीर का आगे का भाग और आगे के भाग को जोड़ता एक गोलाकार पथ है। एक हम पिक्चर देखेंगे, उसमें पता चलेगा आपको। तो आदर्श दो स्तंभ के बीच में परिवर्तन आया, इनको जोड़ने वाला एक स्तंभ है जो डिजायर के आइडेंटिटी को जोड़ता है। इच्छा और भावना को जोड़ने वाली विचार शक्ति है। जो डिजायर आइडेंटिटी को जोड़ता है, वो शरीर का आगे का भाग है, और आगे के भाग को जो जोड़ता है, वो एक गोलाकार पथ है जहां से आंतरिक शक्ति पास हो सकती है। ये शक्ति ऊपर से शरीर के नीचे और नीचे से शरीर के ऊपर की तरफ जाती है। मधु जी, वो पिक्चर थोड़ा शेयर कर दीजिए आप। कौन सी वाली? 966 वाली, 966। पेज 96। श्योर। ये देखिए। हाँ, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। जो नीचे गोलाकार हिस्सा दिख रहा है, इस तरह से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, जो मैं कह रही हूँ कि इच्छा जो है ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर जाती है, तो इस गोलाकार के आकार में हमारा शरीर बना हुआ है। नीचे से शरीर ऊपर की तरफ जाता है, ये काम हमारी फीलिंग करती है, और इस फीलिंग से ही इच्छा शक्ति का जन्म होता है। इच्छा पूर्ण होने के बाद कैसा लगता है, क्या फील हुआ, इसका आपने अनुभव होगा। एकदम अलग से ये आंतरिक एक्सपीरियंस है। आपको जैसे ही फील होता है, आपको अंदर से ही वो फीलिंग आती है, और एक आपका खुद का अनुभव होता है। लेकिन इसका फिजियोलॉजिकल अस्तित्व नहीं है। इसीलिए एक फीमेल और स्त्री का जन्म हुआ जिसमें अपार प्रेम, लगाव लगाव है, और दूसरा पुरुष का जन्म हुआ जिसमें अपार इच्छाएं भरी हुई है। इस तरह एक पुरुष और स्त्री तत्व का उद्गम हुआ। तो स्त्री में जो है फीलिंग्स है, डिजायर्स जो है पुरुष में है। इस तरह से इन दो प्रमुख तत्वों के साथ दो अलग अलग विभाजन किए गए, और उसके हिसाब से स्त्री और पुरुष को बनाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्त्री में डिजायर नहीं है और पुरुष में फीलिंग नहीं है। दोनों में दोनों चीजें हैं। जैसा हमने अर्धनारेश्वर देखा है कि भाई शिव में जो है स्त्री और पुरुष दोनों का एकत्व है, उस तरह से हर स्त्री और हर पुरुष में दोनों चीजें समाहित रूप से आई हुई है, लेकिन उनका व्यक्तिमत्व अलग बताया गया है। डिजायर और फीलिंग मानव शरीर में अपने हिसाब से सेटल होती है। जब फीलिंग सेटल हो जाती है, तब वो दो शरीर में चली जाती है। यही योजना का रास्ता है। शुरू में तो ऐसा ही लगता था कि फीलिंग और डिजायर दोनों एक ही है। वे आंतरिक रूप से एक है, लेकिन बाहरी रूप से नहीं। इच्छाएं निरंतर बाह्य रूप से जारी रहती है। तब डूअर भी बाहर की ओर सोचने लगता है ताकि उसके अनुरूप सोच सके। इच्छा जिसने ये देखना शुरू किया, उसकी दृष्टि से इसके प्रत्याघात की ओर थी, और उसके अंतर में जाकर फील करना था। धीरे धीरे उसने देखा कि डिजायर आंतरिक शक्ति से भी कुछ अलग है, और उसकी क्रेविंग बाह्य दुनिया की तरफ बढ़ती जा रही है, जिससे किडनी, एड्रिनल, स्प्लीन और रेडिएंट फ्लूइड का उद्भव हुआ, जिसने स्त्री के शरीर का आंतरिक अंग बन गया। जो स्प्लीन, एड्रिनल, रेडिएंट फ्लूइड का जो उद्भव हुआ, उससे स्त्री के शरीर का जो आंतरिक अंग है वो भाग बन गया, और फीलिंग का इंपॉर्टेंट स्त्री में ज्यादा आ गया। अब ट्विन सेल्स ने डूअर को चेतावनी दी कि मादा शरीर में, पुरुष शरीर में प्रकृति की सारी बातें सीखने दी, जो जो चीजें मेल बॉडी में नहीं थी। इससे इच्छा और भावना को बैलेंस, दोनों बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए। कैसे रहना रहता है? स्त्री और पुरुष की चिंता किए बिना रिलेशनशिप में फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये बाह्य जगत की तरफ आगे बढ़ता है। स्त्री पुरुष दोनों फीलिंग और डिजायर पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं होगी तो नेचुरल एनर्जी का लॉस होगा।
दोनों चीजें उतनी ही आवश्यक है। ऐसा हम कहें कि कोई एक फीलिंग वाला ही है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है, तो भी खाली भावनाएं व्यक्त कर करके वो क्या करेगा? अगर कोई इच्छा नहीं होगी तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो दोनों चीजें जो है उसके लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मृत्यु के बाद अगर नेचुरल एनर्जी का लॉस होगा, अगर ऐसा होता है तो बॉडी फिर से अर्थ पर आ जाती है। मृत्यु के बाद कहा जाता है कि शरीर मिट्टी या धरती में लीन हो गया, लेकिन आत्मा इस एनर्जी के रूप में फिर से जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। जब उसकी इच्छाएं, कहते हैं ना कि मृत्यु के समय कोई इच्छा लेके नहीं मरना चाहिए या उसकी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो उस इच्छा को लेके ही वो जन्म लेता है। जैसे कल ही हमको बताया था संजीव जी ने कि जो हम लोग हैं, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उनकी राख जो होती है तो जलाते हैं, और राख होती है, राख उड़ के जिस पौधों में जाती है उस पौधों के अंदर भी उसका अंश, धुआं का अंश जो है उसमें पहुंच जाता है। तो इस तरह से शरीर तो सब जगह फैलता है, और जो भी इच्छाएं अतृप्त रहती है, आप पुनः दूसरे जन्म में आप उस जन्म लेते हैं और दूसरे जन्म में फिर से उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। इस एनर्जी के रूप में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। फिर से जन्म, फिर से नया शरीर, फिर से वही फीलिंग, वही डिजायर, परंतु वो पिछले जन्म का सब भूलकर नए स्वरूप में जन्म लेता है। पिछले जन्म की आपकी बहुत सी इच्छाएं बाकी रह गई, तो आप सोचते हो कि मैं अगले जन्म में पूरा करूंगा, लेकिन जब नया जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म का तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपने नया शरीर धारण कर लिया है। धूवर वही है, इच्छाएं वही है, लेकिन शरीर तो आपका नया है। इसीलिए पिछले जन्म का सब भूल कर आप नए स्वरूप में जन्म लेते हैं, और इस चक्कर में तब तक व्यक्ति फंसा रहता है जब तक वो आंतरिक पृथ्वी की स्टेट में वापिस नहीं आ जाता। वह अतीत को भूल जाएगा, अपने प्रकाश को भूल जाएगा, सिवाय उसके डरने की कि उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेगा जिसमें वह, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी पूर्व स्थिति को वो याद करना चाहता है या क्या है उसको पता नहीं है, लेकिन अगर याद भी आती है और वो पूरी नहीं होती तो फिर से उसको नया जन्म लेना पड़ता है। अब तक आगे आए कर्ताओं में से कुछ ने चेतावनी ली और प्रकाश द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया। ये कर्ता अपने जुड़वा शरीर में रहते हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानव की प्रकृति के बारे में सब कुछ सीखा। जैसे ही भावना और इच्छा स्थायी रूप से संतुलित हो गई, प्रत्येक जोड़ी एक शरीर में फिर से जुड़ गई। त्रिगुण सौ तब पूर्ण था। इसने 3 वायुमंडल के प्रत्यक्ष प्रकाश, और यह अपने परिपूर्ण अमर लिंग के साथ भौतिक शरीर में रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता के प्रकाश के साथ सभी चीजों के बारे में वो सूचित करता था। ऐसे त्रिगुण स्व का कर्ता इस प्रकार प्रगति के शाश्वत क्रम के अनुसार आगे बढ़ा। वे कर्ता जो परीक्षण में असफल रहे, उन्होंने खुद स्थायित्व के दायरे में परिवर्तन, मृत्यु और मानव शरीर में पुनः अस्तित्व की मानव दुनिया में निर्वासित कर दिया। जब तक भावना और इच्छा को बैलेंस नहीं करेंगे और त्रिगुण स्व के 3 भाग एक परिपूर्ण अमर सेक्सलेस भौतिक शरीर में होगा। कभी कभी परीक्षा में उत्तीर्ण कर्ता को दुनिया की परेशानियां का एहसास होता है, पर वह इसके विचारक और ज्ञाता से प्रार्थना करता है कि कर्ता को जगाने के लिए मानव जाति के बीच जाने की अनुमति दी जाए। फिर वह कर्ता मनुष्य बन गया और मनुष्य की जिम्मेदारियां उठा ली। इसने दुनिया के उन लोगों को एक साथ बुलाया जो सबके योग्य थे। इसमें अंतर्दृष्टि और शक्तियां थी जो उनके सामने प्रकट हुई, और वे चारों एकत्रित हो गए। ऐसे महान कर्ता तभी आ सकते हैं जब अनेक व्यक्तियों के विचार एक पलक को प्रारंभ में ही एकाकार हो जाए। तो सब जब चारों चीजें मिल जाती है तब एक कर्ता सही ढंग से अपने जगह पे आता है, और तब वो जन्म लेता है, तब वो सभी चीजों के साथ जन्म लेता है। तो ये था पुनः अस्तित्व, मानव का जो अस्तित्व फिर से हुआ, तब वो किस किस अवस्था में से गया और किस तरह से इच्छा और भावना, डिजायर, फीलिंग्स दोनों जो है एकाकार होके भी अलग अलग हो गई और स्त्री पुरुष के रूप में निर्मित हुई।
अब आगे सेक्शन 4। इससे पहले ये जो पिक्चर हमने मधु जी ने दिखाई है, फिर से एक बार दिखाए, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ, ये आगे आने वाला है। तो यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये जो है डी जाग्रोमेटिक स्केच दिया हुआ है, हमारे शरीर का स्केच दिया हुआ है, और उसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनी है वो बताया हुआ है। तो इसके अंदर ट्राइन सेल्फ को पूर्ण होने के लिए क्या चाहिए, द फॉर्म पाथ, जो हमारे शरीर में हम लोग 3 तरह के पाथ देखते हैं, तो उन्होंने लेफ्ट में 3 तरह के पाथ दिखाए हुए हैं, फॉर्म पाथ है, लाइट पाथ है, और रीढ़ की हड्डी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसका भी उन्होंने दृश्य दिखाया हुआ है। इतनी दूर से आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन द स्पाइनल कॉर्ड फॉर द ट्विन सेल्फ के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड बना है उसकी उन्होंने फोटो दी है, और एक ब्रिज बताया है, नीचे जो है राउंड शेप में ब्रिज है, थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ, ये जो गोलाकार आकार में ब्रिज है, जो आगे से पीछे की तक और पीछे से आगे तक शरीर को हमारे जोड़ते हैं। तो ये पीछे की साइड जो दिखा रही है, ये फॉर्म पाथ, लाइफ पाथ और लाइट पाथ, और वे ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का जो रास्ता है, जैसे मैंने कहा कि फीलिंग ऊपर तक कैसे पहुंचती है या डिजायर नीचे तक कैसे आती है, तो ये पूरा सर्कल जो है, इस सर्कल में ये एनर्जी घूमती है और हमारा शरीर काम करता है। दूसरा, प्रकृति के का इस कॉर्ड के माध्यम से 2 तंत्रिका तंत्र, जैसे इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी हम बोलते हैं, वो भी इसके द्वारा काम करते हैं। हमारी पिट्यूटर और पीनियल बॉडी भी इसके थ्रू ही काम करती है। शरीर के पथ, फॉर्म, पथ, अंतर से जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उसके अंदर विभाजित करके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है या जो भी पहुंचाना है वो उसके द्वारा ही पहुंचता है। और कर्ता के लिए फॉर्म बॉडी, जो भी कर्ता जन्म लेता है तो एक इस तरह की बॉडी उसके निर्माण की जाती है जिसके हर अंग एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये ब्रिज और ये पूरा पिक्चर जो है उन्होंने बता के समझाया है कि जीवन के 12वें पृष्ठ से लेके 7वें मणके तक जो हमारा है, ये सारा विस्तरित है, तब फैला हुआ है, और उसके द्वारा ही हमारा विकास होता है, या हमारा विचार जो है और शरीर जो है एक दूसरों के साथ जुड़ के किस तरह से काम करता है। ओके, तो अब आगे हम देखेंगे सेक्शन 4, जिसके अंदर हम जो सोचेंगे या पढ़ेंगे उसमें आएगा मनुष्य का पतन। आदमी का पतन कैसे होता है, शरीर में परिवर्तन कैसे होता है, स्त्री या पुरुष शरीर में पुनः अस्तित्व में कैसे आते हैं, और ये कर्ता धर्ता जो धरती पर है वो धरती पर किस तरह से, किस लेवल से और किस किस माध्यम से आते हैं, इसके बारे में हम लोग सेक्शन 4 में अभी देखेंगे। एक मिनट, क्लियर समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, सब लोग को अच्छे से आ रहा है। ओके। जिस कर्ता ने उस आंतरिक मार्ग को नहीं अपनाया था, वो साथी को अपने अलावा अन्य समझता रहा। जैसे जैसे विचार आगे बढ़ते गए, पुरुष इच्छा के साथ और स्त्री भावना के साथ आगे बढ़ती रही। दोनों एक दूसरों को समझने लगे और एक दूसरों की ओर आकृष्ट होने लगे। जैसे स्त्री और पुरुष, अगर आकर्षण नहीं होता तो सेक्स नहीं होता, सेक्स नहीं होता तो आगे पृथ्वी नहीं चलती। तो ये जो है एक दूसरों के प्रति आकृष्ट होने लगे, और कर्ता भावना वाले पुरुष शरीर में और कर्ता की भावना वाले स्त्री शरीर में परिवर्तित हो गए। प्रत्येक ने एक दूसरों को तब तक आकर्षित किया जब तक कि उनके शरीर एकाकार नहीं हो गए। जब दोनों आकृष्ट हो जाते हैं तो शारीरिक रूप से भी दोनों एक दूसरों से मिल ही जाते हैं। तो कर्ता ने भी इस तरह से
कर्ता ने भावना और इच्छा के रूप में बाहरी मार्ग अपनाया। कुछ कर्ता जिन्होंने बाहरी मार्ग अपनाया था, वे कर्ता थे जो आज पृथ्वी की परत पर मानव शरीर में रहते हैं। उन्होंने फिर से पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, जो मानव के स्वरूप में, जैसे हम लोग हैं, जीवित रहते हैं। कर्ता ने अपने प्रजजन अंग खोल दिए। इस कारण ऊपर पीनियल और पिट्यूटरी बॉडी बंद थी। इस आंतरिक अंगों के बंद होने से मनुष्य की भौतिक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी चीजों के प्रति आप आंखें अंध हो गई थी। जब एक तरफ आपका दृष्टिपात हो जाता है, या एक सेक्स की भावना की तरफ ही अगर कोई व्यक्ति देखता है, तो उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता, पूरा समय उसी की तरफ उसका ध्यान रहता है। तो पर्सिवल जी यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है भौतिक वस्तुओं की तरफ आकृष्ट हो गया, तो बाकी चीजों की तरफ से उसका ध्यान हट गया, पिट्यूटरी बंद हो गई, और भौतिक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी चीजों के प्रति उसकी आंखें अंध हो गई। प्रकाश यौन अंग से बाहर चला गया और प्रकृति में खो गया। संपूर्ण शरीर का अप्रयुक्त अंग या प्रकृति स्तंभ टूट गया और इसका निचला भाग सिकुड़ गया। अब जो शरीर की रचना हुई, वो किस तरह से रचना हुई, क्यों नीचे का भाग ऐसा है, क्यों ऊपर का, वो भी उन्होंने विस्तृत रूप से समझाया है। और अंग के उस थाइमस ग्रंथि क्षीण हो गई। प्रकृति के साथ काम करने के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रंट रज्जु की नसों को रीढ़ की हड्डी के साथ, जो मैं अभी आपको पिक्चर बताया उसी का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फ्रंट रज्जु की नसें रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ चलने के लिए स्थानांतरित किया गया, और वहां अब इनवॉलेंटरी तंत्रिका तंत्र के साथ दाएं और बाएं मुख्य ट्रंक का निर्माण। जो अगला पिक्चर दिखाया है उसमें ट्रंक कैसी है वो भी दिखाइए। नेक्स्ट पिक्चर भी दिखा दीजिए जरा। स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मधु जी, पेज नंबर 968, राइट? यस, स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जी, 1 सेकेंड। तो जो शरीर की रचना है उसके बारे में बताया है, तो यहाँ आप खाली फोटो भी देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि किस तरह से शरीर का अप्रयुक्त भाग प्रकृति स्तंभ टूट गया और इसका निचला भाग सिकुड़ गया, नीचे का भाग छोटा हो गया, और अंग उनमें से थाइमस ग्रंथि क्षीण हो गई। प्रकृति के साथ काम करने के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रंट रज्जु की नसों को रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ चालक के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, और वहां अब इनवॉलेंटरी तंत्रिका तंत्र के साथ दाएं और बाएं मुख्य ट्रंक का निर्माण हुआ, जिसके साथ दाई बाई शाखाएं विलय हो गई। जैसे आप नीचे का हिस्सा देखते, जो पेल्विक हड्डी है वो हमारी सबसे मजबूत हड्डी कही जाती है। जब भी कहीं किसी जगह पे हड्डी जोड़ने का समय आता है, तो यहाँ से हड्डी काट के वहां पे लगाई जाती है। इन्हें इतनी मजबूत, और इससे ये हड्डी सबसे मजबूत हड्डी कहलाई कहलाई जाती है। तो ये रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ चलने के लिए स्थानांतरित किया गया, और अब अनवॉलेंटरी तंत्रिका तंत्र के साथ दाएं बाएं ट्रंक का निर्माण हुआ, जिसके साथ दाई बाई शाखाएं विलय हो गई और अन्य नसें इधर उधर बिखर गई। इस कारण जो हाथ पैर कभी किसी भी दिशा में चल सकते थे, उनकी गति सीमित हो गई। मतलब पहले ऐसा था कि हाथ पैर किसी भी दिशा में चल सकते थे, अब जो है आगे पीछे या इस तरह से वो घूमते हैं, उनकी गति जो है सीमित कर दी गई। कई पसलियां पिघल गई, दोहरी लचीली श्रोणि का आधा हिस्सा फीका पड़ गया, और जो कठोर हो गया, जघन हड्डी वह सबसे नीचे अग्रभाग में बनी हुई है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जघन हड्डी है वो अग्रभाग में बन गई। अग्र स्तंभ वर्टिब्रा गायब हो गई और उसके अवशेष के रूप में चिन्ह उर स्थिति में रह गए। चतुर्विध शरीर जिसका उपयोग प्रकृति के भरण पोषण के लिए किया गया, अब प्रकृति निर्भर रह गया। शरीर जो कर्ता का सेवक था, स्वामी बन गया। अधिक समय के लिए काम करने के लिए सेवा करने में उसका व्यतीत होने लगा। जैसे शरीर को 4 इंद्रियों और तत्व के द्वारा पोषित किया जाता है, और उसे भोजन के द्वारा पोषित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको पोषण देने के लिए हमको भोजन खाना पड़ता है, और
पेय पदार्थ भारी मोटे हो गए और मुंह के द्वारा अंदर जाने लगे। उस समय जो है, जो खाना बन गया या जो पेय पदार्थ बनते थे, वो बहुत ज्यादा बनने लगे और खाना जो है, भोजन जीवन की समस्या बन गया। आज जो पाचन तंत्र अपने अंगों के साथ है, वो सभी तंत्रिकाओं की एक प्रणाली थी, जिसके माध्यम से शरीर को मेंटेन किया जाता था। उनमें से कुछ लीवर, गोल ब्लेडर, पेनक्रियास, किडनी, प्लिया और सभी स्तंभ बन गए और कुछ जो है आंतें बन गई। किडनी, गुर्दे, एड्रिनल ग्रंथि, मूत्राशय के साथ वर्तमान वायु संचालन प्रणाली बन गया। इस तरह से शरीर के अलग-अलग अंग जो है हमारे बनते चले गए। वर्तमान पाचन तंत्र स्थूल भोजन के लिए अनुकूलित हो गया। श्वसन तंत्र तब वक्ष मस्तिष्क था। वर्तमान प्रणाली मस्तिष्क से सिर से अपना रचनात्मक कार्य करती थी। पूरे शरीर का रचनात्मक कार्य मस्तिष्क से किया जाता था। कर्ता को पता था, वह जानता था, उसने अपने विरुद्ध पाप किया है, वह डर गया। वह अपने आप में विभाजन जानता था। कर्ता अब विचारक और ज्ञाता के साथ संवाद नहीं रहा। जिसे नोअर और थिंकर हम बोलते हैं ना, तो अब उनका आपस में एक दूसरों के साथ संबंध नहीं रहा। शरीर में कर्ता अब खुद की इच्छा या भावना के रूप में नहीं जानता था, बल्कि खुद इंसान के रूप में महसूस करता था। वह कर्ता जिसे भय मालूम नहीं था, जो प्रकाश में रहता था, अब भयभीत हो गया। उसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को जहां वहां था छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। अन्य कर्ताओं के साथ शामिल होकर बाहरी मार्ग, मृत्यु और जन्म का मार्ग अपनाया और समुदाय में साथ रहने लगे। कर्ता के दो शरीर की मृत्यु के बाद जब कर्ता पुनः अस्तित्व में आया, तो उसने पुरुष शरीर और महिला शरीर में प्रवेश किया। डूअर जब अब फिर से जन्म लिया उसने, तो दो शरीर में, स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में उसने जन्म लिया, प्रवेश किया। इसकी भावना या इच्छा की प्रधानता के अनुरूप पुरुष का महिला और शरीर में एक साथी, एक कर्ता का चयन किया। कर्ता स्वयं कोई लिंग नहीं है, यह न तो नर है न मादा है। इच्छा मनुष्य का लक्षण है। मतलब जो हम कहते हैं कि भी इच्छा है पुरुष और फीलिंग्स है स्त्री, तो ऐसा नहीं है, ये एक स्वरूप है। और दोनों चीजें दोनों में जरूरी है। जैसे महिला में भी ये दोनों चीजें जरूरी है और पुरुष में भी ये दोनों चीजें जरूरी है। और भावना महिला को विशेषता, शरीर पुरुषोचित है, पुरुष के शरीर में स्त्री पक्ष दबा हुआ है, उसी प्रकार से स्त्री के शरीर में पुरुष तत्व दबा है। जहां पे डिजायर ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, वहां पे पुरुष तत्व है। लेकिन पुरुष तत्व के साथ साथ इच्छा के साथ साथ भावना भी है, इसीलिए उसका स्त्री तत्व दबा हुआ है, इसलिए वो पुरुष है। और स्त्री में भावना का तत्व ज्यादा है और इच्छा का तत्व कम है, इसीलिए वो स्त्री तत्व से बना हुआ है। कुछ समुदाय उचित जीवन जीते थे और आंतरिक भाग में बने रहते थे। दूसरों की हालत बिगड़ गई, वे अपनी स्थिति के अनुकूल भोजन की तलाश में बाहरी परत की ओर चले गए और बाहरी दुनिया में नहीं आए, जहां पुरुष और महिलाएं थी। कभी-कभी उन्होंने सभ्यता की नई शुरुआत की। कभी वे बर्बर लोग जिन्होंने पृथ्वी के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। कभी वे गुफाओं के माध्यम से जनजातियों में घूमते और इस तरह अलग-अलग मामलों में एक कर्ता अपने साथी शरीर में इस पृथ्वी पर आया। बाहरी दुनिया में एक जोड़े के रूप में जो आंतरिक पृथ्वी में पैदा नहीं हुए थे। जोड़े के शरीर के आसपास से लोग अलग थे। उनके शरीर रोग या थकान के अधीन न होकर सुंदरता, ताजगी और सजीवता विशिष्ट थी। कर्ता को प्रकाश, उसकी बुद्धिमत्ता और अमरता, न्याय, खुशी की धुंधली याद थी। कभी-कभी यह उस दुनिया के बारे में लोगों को बताता था जहां से वो आया था। यह पता नहीं था कि खुद को बांटकर उसने अपना कर्ता को ये पता नहीं था कि खुद को बांटकर अपना साथी बनाया है, लेकिन दोनों दुनिया में एक साथ आए। उसे लगा कि वो भाई बहन या पति पत्नी है। जैसे अब स्त्री और पुरुष, तो हम लोगों ने भी आदम ईव की भी स्टोरी पढ़ी है, या इस तरह से कहा जाता है कि जब एक पुरुष और एक स्त्री इस पृथ्वी पे आए, तो वो भाई बहन के स्वरूप में थे। तो अब ये जो चीजें हैं, ऐसे ही ओसिस और एसिसिस, ऐसे जो दिव्य भाई थे, तो उनको भी ऐसा भाई और बहन, तो उनके बीच में भी ये विवाद है कि ये पति पत्नी के स्वरूप में है या भाई बहन के प्रति।
तो इसके लिए किंवदंतियां बहुत सी बनी हुई है, लेकिन इसके प्रत्येक चीजों के पीछे मानवीय अनुभव है और एक तथ्य है कि भाई एक स्त्री और पुरुष, एक नर और नारी का, या एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्माण हुआ, और उसी में से हमारी जो पृथ्वी जो है, या जो अनुवंशिकता जो चलती आई, और उसी में से बच्चों का जन्म हुआ और ये पृथ्वी विकसित हुई। पृथ्वी पर अनेक अप्रत्यक्ष कर्ता उस समय से मनुष्य के रूप में पुनः अस्तित्व में आए, उनका पतन हुआ और अपने मृत्यु के समय शरीर छोड़ने पड़े। अब जब पृथ्वी का कर्ता जो है मनुष्य के रूप में फिर से अस्तित्व में आया, और जब पतन हो गया, तो फिर से उसका अपना वो शरीर जो था उसको छोड़ना पड़ा। अपने मृत्यु के समय शरीर छोड़ने पड़े कुछ कर्ता, पहली सभ्यता, कुछ तीसरी सभ्यता, कुछ चौथी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आए। हम लोग सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे उत्क्रांति होती गई, अलग अलग समय में लोगों ने जन्म लिया, और इसके अंदर कुछ वृद्ध यात्री थे जो कई सालों से जीवित थे। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। जैसे हम आज के ही इसमें देखे, तो हम लोग जो है अभी जो 50 से 75 के बीच में है, या इसमें जन्म लिया है, उन्होंने लकड़ी का चूल्हा भी देखा, उन्होंने अंगीठी भी देखी, और उन्होंने गैस स्टोव भी देखा, और उन्होंने इलेक्ट्रिक अंगीठी भी देखी, या कुएं से पानी निकालते हुए भी देखा, गाय भैंस भी देखा, धोते हुए भी देखा, और हर एक चीज उन्होंने देखी। और आज के बच्चे प्लास्टिक की थैली में दूध देख रहे हैं। तो ये जो वृद्ध है, उन्होंने कितनी चीजें आज तक जो भी उत्क्रांति होती आई देखी। इसी प्रकार से उस समय के जो वृद्ध यात्री थे, उन्होंने भी जीवन में इस प्रकार के कई उतार चढ़ाव देखे। इनमें से प्रत्येक ने धन, गरीबी, स्वास्थ्य और बीमारी, सम्मान और शर्म, संस्कृति और असभ्यता, अल्प जीवन और दीर्घ जीवन जैसा चक्र लगाया। अधिकांश ने बहुत कम प्राप्ति की। अनकहे लाखों वर्षों में अधिकांश लोग जीवन और मृत्यु के ट्रेडमिल पर अपने अनुभवों को दोहराते रहे। अभी आज के दिन में भी क्या होता है, कोई कुछ अगर बोलता है, तो हम जब हमारे समय में ऐसा था, हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा, अपने अनुभवों को उनको सुनाते हैं। इसी तरह से जो भी बुजुर्ग है, जो भी बड़े व्यक्ति है, वो हमेशा अपने अनुभवों को बताते रहते हैं। यहाँ पे भी वे ही अधिकांश लोग जीवन मृत्यु के ट्रेडमिल पे अपने अनुभवों को दोहराते रहे। बहुत कम या कुछ भी सीखते नहीं थे, केवल विचार जारी कर रहे थे और अपना भाग्य बुन रहे थे। उनके कहने से लोग सब कुछ सीखते थे ऐसा नहीं है, तो फिर भी लोग जो है अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ कर्ता धर्ताओं के कुछ मौजूदा हिस्सा एक सम्मेलन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने इतना प्रकाश खो दिया कि त्रिभुवन सौ ने सन्निहित रूप से प्रकाश को धो दिया, और उन्होंने अंधेरे में अपने अस्तित्व को खो दिया। उनमें से कुछ कर्ता धर्ता ऐसे थे जो लंबे समय के दौरान आगे अवतार लेंगे। उनके पास आगे एक भयानक मौत थी। जब मौत का डर आज भी हमको है, और उस समय भी लोगों को था, तो मौत का डर जो है लोगों को मौत था, इसीलिए वो अपनी मानसिक क्षमताएं दिखाते थे। कर्ता उस हिस्से की वापसी जो प्रकृति द्वारा प्रेरित होते थे, वे चेतन थे और मस्तिष्क और स्वैच्छिक द्वारा संचालित होते थे। इस चौथी सभ्यता के दौरान गुजरे इस महान काल में पृथ्वी की पपड़ी के प्रवाह में, पानी की सतह के वितरण में, जलवायु के मलभागों में चुंबकीय कई परिवर्तन आए। जो प्रकृति बनी, जो पृथ्वी बनी, या जो कुछ उसमें चेंजेस आए, वो उस समय पृथ्वी में परिवर्तन होते रहे। युद्ध, जलवायु और तारों की रोशनी में विद्युत धाराएं 4 एलिमेंट्री की मात्रता में परिवर्तित आए। आपको ये कहानी जैसा लगेगा थोड़ा, लेकिन उन्होंने इतना विस्तृत और इतना अच्छी तरह से वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि जब ये किताब पढ़ ही रहे हैं, तो उनकी कोई भी चीज छोड़े नहीं, आप तक पहुंचाए। थोड़ा इसीलिए लंबा हो जाता है, लेकिन पता नहीं, जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये भी बताए, ये भी बताए। इसीलिए पूरा मैंने विस्तृत लिखा हुआ है, बता रही हूँ आपको। ये परिस्थिति इन कर्ताओं के दौरान विचार का बाह्यकरण था। इन बिना बिना विभिन्न प्रकार के फूल पौधे और विभिन्न जानवर आए, जो विचार द्वारा आकार में आए। मतलब ये जो पेड़ फूल पौधे जो है, ये भी विचार के द्वारा इस पृथ्वी पे इन्होंने जन्म लिया।
मानव के तेलों के रंग और विशेषताओं में परिवर्तन था, किसी के स्वभाव में। इन सभी परिवर्तनों के बीच सरकारें, नैतिकता और धर्म धीरे धीरे बदल गए। उन स्थितियों में सभी परिवर्तनों में दोहराया गया जिसमें कर्ता अपने विचारों के बाह्यकरण को धारण कर रहा था। 3 आयामों के बीच रूप में गहराई, चौड़ाई और मोटाई को अपनी अवधारणा के साथ मनुष्य के दृष्टिकोण से पृथ्वी को देखा जा सकता है। पृथ्वी स्पंज जैसी गोलाकार परत है जिसमें 3 आंतरिक परत है। जो पृथ्वी बनी है उसकी परत 3 तरह की है। पृथ्वी की पपड़ी, बाहरी और भीतरी सतह, इनके बीच की दूरी लगभग 200 से 800 मील तक की है। यही एकमात्र ऐसी दुनिया है जिसके बारे में लोग जानते हैं। जो पृथ्वी है उसमें किस तरह की परतें हैं वो भी उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। इस ठोस परत की बाहरी और भीतरी त्वचा के बीच बड़े और छोटे भूमिगत कक्ष होते हैं जिनमें आग, हवा, महासागर, झीलें और नदियां होती हैं जो अक्सर अपने बाहर दिखने वाले गुणों से भिन्न होते हैं। खनिज, पौधे और जानवर भी अपने रूप खनिजों से भिन्न है। ग्रेविटी और दूसरे फोर्स जो मनुष्य को ज्ञात है उससे अलग इस लेवल के बाहरी और भीतरी त्वचा के बीच विकास की विभिन्न डिग्री वाले लोग मौजूद है जो रंग, आकार, विशेषता और वजन के अनुसार भिन्न है। उनमें भी कई परत इतनी पारदर्शी है, जो पृथ्वी की परत है उसका भी वर्णन किया है। कई परत इतनी पारदर्शी है जितनी पुरुषों के लिए हवा। उनके पास एक विसरित पार्थिव प्रकाश है जिसे वे देखते हैं। प्रत्येक सेट की अपनी दुनिया होती है जिसके घटक और संभावनाएं अलग अलग होती है। इस ठोस गोलाकार परत के दोनों तरफ एक तरल पदार्थ की परत होती है जो पानी में नहीं बल्कि पानी का तत्व है जो पृथ्वी तत्व से प्रभावित है। अग्नि का गोलाकार पिंड हवा, पानी और पृथ्वी के भीतर घूमता रहता है। हम तो खाली इस पृथ्वी के नजारे को देख रहे हैं, पृथ्वी के अंदर की परतों के बारे में हमें क्या पता। उन्होंने वो भी इतना डिटेल से परसिवल जी ने समझाया है। भौतिक तल पर पदार्थ की 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं जितनी सतत परिभ्रमण होता है और इन चारों अवस्थाएं पृथ्वी से पसार होना पड़ता है। इन चारों आवरणों में दूसरी बहुत सी समाहित है जो बराबर घूमती रहती है, जैसे तारों को सूर्य से, चंद्र से और पृथ्वी से निकलते हुए फिर उनकी जगह पर आना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी पृथ्वी का प्रकाश, तारों का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, हर एक चीज उन्होंने वो भी इतने डिटेल से बताई है कि वो प्रकाश जो पड़ता है, जैसे कि कल ही हमने सुना कि भाई सूर्य जो है इतने ऊपर है और उसकी किरणें हम पर पड़ती है। तो इस प्रकाश की किरणों के माध्यम से भी हम में कोई शक्ति आती है ना। इसीलिए तो कहते हैं विटामिन डी लेना हो तो सूर्य प्रकाश में बैठिए, तभी आपको मिलेगा। कितने अबजों मील हमसे सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन उसकी एक किरण या थोड़ी सी किरण या थोड़ी सी धूप लेने के लिए हम बैठते हैं, जो हमारे शरीर में परिवर्तन करती है, हमें विटामिन डी देती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि हर एक ग्रह, हर एक सूर्य, हर एक की अपनी अपनी कला है और वो भी हमारे शरीर के हर अंग को पोषित करती है। हमको लगता है चंद्र है, सूर्य है या चंद्र की शीतलता है, हमें क्या उससे फायदा होने वाला है, लेकिन उनकी हर एक किरण जो है हमारे शरीर में फायदा देती है। तो यहाँ पर परसिवल जी सोलर सिस्टम समझाते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में भी उन्होंने समझाया है। पृथ्वी की बात हो गई, अब सोलर सिस्टम आई। इस सभी ग्रहों में सूर्य सबसे तेजस्वी ग्रह है और प्रकाशमान है। दूसरे अनेक उपग्रह हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं, जिसको हम तारे कहते हैं। कभी उनका प्रकाश भी फीका है। हर एक ग्रह की अपनी विशेषता है, लेकिन सूरज अपनी तेजस्विता के कारण यानी उसके प्रकाश से ही पहचाना जाता है। चांद अपनी शीतलता के कारण अर्थात नरम पानी जैसा आवरण और पृथ्वी अपनी जड़ता से प्रदर्शित होता है। इन चारों आवरणों को जोड़ने वाला एक प्रमुख हिस्सा है जो सूर्य के पास होते हुए पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश तारों के प्रकाश से अधिक है, इस कारण तारों का प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं होता। तारे जो है कभी कभी धुंधले दिखते हैं, पर जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो चमकते हैं या वो उस पर पड़ते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ या पृथ्वी के साथ सूर्य के प्रकाश से कुछ अंधेरा होता है या वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। चंद्र और प्रकाश
तारों पर डालता है, चंद्र अपना प्रकाश तारों पर डालता है, इसीलिए चांद का प्रकाश तारों के प्रकाश के साथ मिल जाता है और तारे दिखाई देते हैं। सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा पृथ्वी की किरणें अपनों में समाविष्ट कर लेता है और सूर्य की तरफ फेंकता है, जो पृथ्वी पर पड़ती है। इस तरह पृथ्वी पर से हर एक को निकलना पड़ता है, जो बाहर का मुख्य आवरण है। और पदार्थ भी चारों अवस्थाएं, इकाइयां और द्रव्यमान का निरंतर संचलन होता रहता है। वे एक धारा में प्रवाहित होते हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी से गुजरने पर 4 गुना हो जाती है। इस प्रकार के चारों आवरण, जो किरणें, हवा, पानी और पृथ्वी जैसे चारों तत्वों से बना हुआ है, उसका सदुपयोग हम श्वासोश्वास के रूप में करते हैं। वही हवा और जीवन देते हैं, संभालते हैं और नाश भी करते हैं। तो हम जो कहते थे कि सूरज, चंद्रमा या पृथ्वी जिसको हम देखते हैं, हमारे शरीर में इसका क्या फ़ायदा है? तो वही हमारे श्वासोश्वास के द्वारा, हमारे पोरों के द्वारा हमारे शरीर में घुसता है। क्योंकि चाँदनी जो है हमको सूरज का प्रकाश है, हमको कैसे मिलता है? तो हमारे शरीर में एक-एक छोटे-छोटे छिद्र हैं, उस छिद्र के अंदर से जिस तरह से डूअर के छोटे-छोटे कण जो है, वो हर एक चीज़ में व्याप्त हो जाते हैं, इसी तरह से सूर्य के छोटे-छोटे किरण जो है, हाँ, हर एक पोर में से हमारे शरीर में घुसते हैं और हमें फायदा देते हैं। मानो इस श्वासोश्वास की प्रक्रिया द्वारा तारामंडल का प्रकाश, तारों में सूर्य प्रकाश, सूर्य में चंद्र प्रकाश और सबको एक साथ अंदर लेकर फिर बाहर फेंकता है। तारों का प्रकाश तारों की तरफ, सूर्य का प्रकाश सूर्य की तरफ और चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा की ओर वापस जाता है और ये सब प्रकाश एड्रिनल और वीनस द्वारा शरीर में घूमते रहते हैं। घूमते-घूमते अगर कोई यूनिट छूट जाते हैं, तो शरीर के अन्य भाग उसको ले लेते हैं। अगर घूमते-घूमते कोई चीज़ उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो शरीर के दूसरे भाग में भी इतनी ताकत है कि वो उस प्रकाश को अपनी तरफ खींच लेते हैं। या 4 गुना प्रवाह मानव शरीर के अंदर धमनियों के अंदर होता है। और रक्त की तरह वो बाहर फैलता है। जिस तरह से रक्त जो है कहीं पे भी बहता हो, पूरे शरीर में घूमता रहता है, इसी तरह से ये प्रकाश भी हमारे पूरे शरीर में फैलता है और पृथ्वी की परत पर सभी चीजों को ढकता है। सूर्य का प्रकाश सिर्फ मनुष्य को ही नहीं मिलता, जमीन को भी मिलता है, पेड़ों को भी मिलता है, जिसको भी चाहिए चारों तरफ वो अपना प्रकाश फैलाते हैं और अपना प्रवेश करता है। मनुष्य का भौतिक शरीर यह केंद्र है, जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। ये सारा वर्णन उन्होंने अंत में इसके लिए किया कि ये मनुष्य के शरीर की चारों तरफ यही प्रकृति है, यही सारी चीजें हैं जो घूमती रहती है और जिसके माध्यम से सब कुछ प्रसारित होता रहता है। तो हमने देखा 4 प्रकार की सांस मानव शरीर से होकर गुजरती है और प्रकृति के साथ किस प्रकार से वो जुड़ जाती है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना शांति से सुनने के लिए। मैंने एक प्रयास अपनी तरफ से किया जो उन्होंने अपने उसमें बताया है परसिवल जी ने, तो आप सबने इतना ध्यान से सुना, इसलिए सभी ध्यानी मित्रों का मैं खूब-खूब धन्यवाद देती हूँ। मधु जी आपको भी इतना सुंदर अवसर आपने दिया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपकी तरफ पहुँचाने की, तो फिर से आप सभी का खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से स्वाध्याय हम सबको करवाया। और अ, अवसर देने वाली मैं कोई नहीं हूँ, अवसर लेने वाले लोग हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि अवसर सबको मिलता है, लेकिन वो लेता कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन आगे बढ़ रहा है। आप में वो बात है, इसलिए आप आगे आ गए। जब हम बात करते हैं कि कल जैसे अभी हमारे इसमें ऐसा भी हुआ कि अचानक से कोई बात होती है, सिचुएशन ऐसी आती है कि हो सकता है कोई स्वाध्याय ना कर सके, लेकिन मैंने ग्रुप में डाला और तुरंत आरती जी ने कहा कि मैं ले सकती हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अभी किसी न किसी के साथ कुछ सिचुएशन चल रही हो, लेकिन वक्त आने पे चाहे वो सुनीता जी हो, चाहे आरती जी हो, नवीन जी भी इस बार उन्होंने भी हाँ कहा, संजय जी भी बोल रहे हैं मैं तो करना नहीं करना, मुझे तो करना ही है। सो इसलिए बट मैं ऐसे बोलूंगी कि सबने अपना हाथ लगाया, हेल्प की। और बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर आपने स्वाध्याय किया।
और बहुत सारी डिटेल में हम सबको बातें समझ में आई, कैसे हम लाइफ फॉर्म पाथ या लाइफ पाथ, लाइट पाथ कैसे हुआ, ब्रिज कैसे बना, ये सब चीजें। और मेल एंड फीमेल बॉडी में कैसे फीलिंग्स, डिजायर्स, ये सब के बारे में हमने आज समझा। और भी बहुत सारी चीजें जो अभी अभी आपने रिसेंटली अभी बताया। सो आप सब मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा उसके बाद फिर हम ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। एनीबडी, एनीवन? यस चक्षु जी। हेलो मधु जी, आत्मा वंदन। आत्मवंदन। कल रात को मैं मेडिसिन करते करते सो गई और रात को 1 बजे उठ गई। तो फिर हाँ मैंने भगवान की बुक है भगवत गीता, उसमें से एक पेज पढ़ा हाँ और वापस से फिर मैंने मेडिटेशन किया। तो सुबह उठी तो मेरा जो बैक पेन है बिकॉज ऑफ बायोप्सी करवाया बोन मैरो, तो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट गॉन। अच्छा लग रहा है, पेन बहुत कम है कल से। तो वंडरफुल। व्हाई इज दैट? आपको क्या लगता है किस कारण से हुआ? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज मैं ऑलवेज अज्यूम करती हूँ कि मेरा जो भी पेन है, जहाँ पे भी पेन है, वो चला गया है। यस। और जब से ये मेरा प्रोसेस शुरू हुआ है, बिगनिंग से, या फ्रॉम कैंसर का बिगनिंग से, मुझे हाँ ये मेडिसिन के पहले बहुत बोन में पेन होता था। हाँ बोन में, नेक में और सब जगह मेरा बोन में पेन होता, और मैं कुछ भी करूँ, दवाई लूँ, टाइलेनॉल, पेन मेडिकेशन, नहीं जाता था। बट ये मेडिसिन जब से शुरू किया है तब से मेरी कीमोथेरेपी भी चल रही है। तो कीमो में भी मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप तो कोई दवाई नहीं लेते हो पेन मेडिसिन की या क्या वैसा या कुछ, पर मुझे फील ही नहीं होता है पेन, तो अभी लेने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में तो नर्स भी मुझे बोलते रहते हैं लाइक, आपको कुछ पेन मेडिसिन या कुछ चाहिए, आपको पेन हो रहा है कहीं पे पेन है? मुझे पेन ही नहीं है, जीरो पेन। वाह, तो अमेजिंग। बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आई बिलीव ये हुआ That's है। that's amazing and that's very very great news। और कल भी आप इंग्लिश वाले में, जब हमारा कल था, आज इंडिया वालों का आज सुबह, तो चक्षु जी हमारे साथ ही मेडिटेशन कर रही थी एंड शी वाज इन पेन बट शी मेडिटेटेड। उन्होंने कल भी वो हमारा कल और आज आपकी सुबह, कल मतलब वो बहुत दर्द में थी, जब शाम को मेरी क्लास थी इंग्लिश की तब वो दर्द में थी, मगर वो ध्यान में बैठी, उन्होंने छोड़ा नहीं। और ध्यान के कारण उनको आराम मिला। फिर से उन्होंने सुबह उठ के फिर से फिर से ध्यान किया। जस्ट इमेजिन, वो खुद ही बता रही है अभी, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो बता रही, इसलिए आप सबने सुना। सो ऐसा कौन सी चीज है जो हम ध्यान से ठीक नहीं कर सकते? आप समझ रहे हैं? इट्स अ कमेंडेबल जर्नी चक्षु जी की, और नॉट ओनली हर बट सो मेनी अदर पीपल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपनी चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में, जैसा कि मैंने चक्षु जी को ही बताया, वो कर ही रही हैं। बट समय समय पर आपको जब भी मौका पड़े, आप ध्यान को बढ़ाइए, ध्यान को, दूसरों को ध्यान दीजिए, मतलब सिखा दीजिए। क्योंकि बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, और पालथी मार के आराम से कंफर्टेबली बैठना है। नहीं भी है तो आप चेयर सोफा पे बैठ सकते हैं। तो जो कुछ आपने सीखा आप दूसरों को सिखा दीजिए और ध्यान को बढ़ाइए। जैसे बोलते हैं ना, जगत में ध्यान सिखाइए। बस अगर आप इस सेवा भाव में भी आ जाएंगे और साथ में अपना अच्छा कार्य करेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिवली काम करेंगे, अपने सत्य के साथ जुड़कर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो आगे है उसको देखते हुए काम करेंगे, तो देखिए हम सबके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होगा। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स एंड थैंक यू चक्षु जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू मधु जी, जब से ये ग्रुप में आई हूँ तब से मुझे लगता है कि आई एम कैंसर फ्री, मैं बीमार हूँ ही नहीं, मेरी कंप्लीटली फाइन। मेरा कुछ इसमें हाथ नहीं है, मैं बोलूंगी पूरे ग्रुप का हाथ है, क्योंकि पूरे ग्रुप आपके साथ है। हम सब साथ हाँ, एक दूसरे को हील कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट ग्रुप एनर्जी वर्क्स मास्टर्स। सो इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए हम अकेले बैठ के ध्यान तो डेली कर सकते हैं, नो डाउट, और उन्होंने भी आज सुबह अकेले बैठ के किया, लेकिन जब हम ग्रुप में करते हैं ना तो हमको जल्दी ऊर्जा मिलती है और जल्दी ठीक होते हैं हम। सो इसलिए ग्रुप में ध्यान करना बहुत अच्छा है। सो थैंक यू। यस सुनीता जी, प्रणाम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चक्षु जी, लव यू। सभी को प्रणाम। वेल डन चक्षु जी, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और आप बहुत ब्रेव हैं कि आप इतने पॉजिटिवली हर चीज को ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।
थैंक यू आरती जी, इतना सुंदर स्वाध्याय हम सबके साथ करने के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें समझी। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बुक को हमारी लाइफ में लाने के लिए। उसके लिए जरूर इस बुक धन्यवाद। ने पत्री सर ने दिमाग में इस बिठा दिया था बुक तो ने लाना तो था ही। कितनी आंखें खोल दी हैं, मतलब कितने लोगों की और हम सब के साथ में कितनी तरीके से आंखें खोली हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी सो थैंक यू मेजर एवरीवन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। इंफॉर्मेटिव किताब है और इतना मतलब इट्स नॉट एन इजी जॉब टू स्वाध्याय ऑन दिस बिल्कुल बुक। भी नहीं। और एक चीज और मधु जी, मैं 15 को नहीं रहूंगी दिल्ली में, मैं 10 दिन के 15 लिए, तो दिसंबर। वो, हाँ जी, तो वो मेरा जो स्वाध्याय है उसके लिए भी आप किसी को देखें अगर कोई कर पाए तो। आप कब वापस आएंगे सुनीता जी? मैं 19 को आऊंगी, हाँ 19 को ओके, अवेलेबल लेट होगी। मी सी। लाइट एंड सोल स्वाध्याय का, ओके 11 से 15 जो कंटिन्यू है उसमें मैं नहीं रहूंगी। ओके 11 से, अच्छा तो आपका 11 15 को, 15 का है 15, आपका, है ना? हाँ 15 हाँ को है। तो हम 13 हाँ तक कर लेते नीतू जी तक का, और उसके हाँ बाद जी 15 मेरा है, फिर 19 आरती जी का। तो हम ये जो 3 स्वाध्याय है, आपका है, फिर मेरा है और आरती जी का है, तो उसको हाँ फिर जी हम एक हफ्ता पोस्टपोन करेंगे। हाँ समथिंग जी, कुछ करना पड़ेगा। फिर आप ठीक 19 के है, बाद 20 ठीक, से हम, एक मिनट में हाँ फिर जी। देख लेती हूँ। 20, 21 को नवीन जी का था, तो मे बी 21 को फिर आपका रख सकते हैं, इफ यू आर ओके। लेट्स सी, मैं देखती हूँ और मैं पोस्ट करूंगी। हाँ, जैसा को मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे पेज नंबर सेम ही रहेंगे या चेंज होंगे ये भी फिर अगर बता हम दीजिए। पोस्टपोन कर देंगे तो फिर या तो आप किसी और का पिक कर लें, ये है, या तो वैसा करें हम। राइट, मैं आज देखती हूँ, लेट मी सी। हाँ, जो भी पॉसिबल हो आप मुझे बता देंगे तो मैं श्योर, फिर वैसा दिमाग में बिल्कुल रखूंगी। बिल्कुल। सो सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यस तृप्ता जी, थैंक आत्मवंदन यू जी, प्रणाम। सबको आत्म वंदन, सबको नमस्ते, सबको प्यार। और आरती जी, आपको तो कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया एक एक चीज को, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। तो दूसरा ये है कि आपकी विल पावर, कि मुझे जाना ही है, आपकी थिंकिंग डेस्टिनी आपने क्लियर करके बता दिया। सबको इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आपने विश किया कि मुझे आज पढ़ना ही है, तो जरूर आप पहुंच गए हो टाइमली। और ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि विश हमारी कैसे पूरी होती है। मेरी कल की जो मेरी कल सुबह फ्लाइट होनी थी, तो मेरी आज फ्लाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि म्यूनिख से कोई भी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं और सैकड़ों फ्लाइट्स वो स्नोफॉल की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो जब मैं आ रही थी यहाँ पे जर्मनी में, मेरी इच्छा यही थी, मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा आपका फ्रैंकफर्ट से लेके म्यूंस्टर तक जो मेरी फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट मिलनी थी, कि वो 45 मिनट्स का रास्ता होगा बीच में। तो भगवान ने कैसे मेरी इच्छा पूरी की, या मेरी ही वो इच्छा थी जो हम आज आरती जी बात कर रहे थे, तो वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरी इधर वाली फ्लाइट दिल्ली वाली लेट थी, वो वाली कैंसिल हो गई। चश्मा गुम हो गया, तो शाम की फ्लाइट मिली। तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट मेरे लिए कि वहां बैठी रही हूँ, और मैंने वो इजीली नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ ली। 45 मिनट्स का मैं सोच रही थी, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो मैं कैसे करूंगी, इमिग्रेशन भी होना है, सब कुछ होना है वहां पे। तो आज फिर मेरी यही इच्छा थी कि ये इतनी बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड में मैं कैसे जाऊंगी, कैसे होगा, बेटा भी यहाँ नहीं है, मेरे जाने के 2 दिन बाद में आएगा, तो कैसे करे, भगवान देख लो क्या होना है। तो अब मेरी 12 तारीख की फ्लाइट जो है नेक्स्ट वाली मुझे मिली है, क्योंकि अभी भी 3-4 दिन से लोग वहां पे एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। तो मैंने कहा शुक्र है कि आज ही मुझे इस चीज का पता चल गया कि फ्लाइट नहीं जा रही है और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं घर पे हूँ, मैं एयरपोर्ट पे बैठी होती तो शायद बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। क्या होता है ना, इसलिए तीन जो तीन होता दिन से है, लोग बैठे हुए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता अच्छे है, के जो लिए, हुआ यस, अच्छे के लिए हुआ। हमारा दैट्स ट्रू, कई बार ऐसा दैट्स फील ट्रू। होता है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जो हमें लगता है इतनी खराब सिचुएशन है, रियली हमारे साथ ही क्यों होना था, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन में, हमें लगता है ये ऐसा होना था तभी तो आज हम यहाँ पे हैं, या कोई ऐसी रीजन था।
सो बिल्कुल इसलिए जो आगे होगा उसके लिए भी आप आशावान रहे सभी लोग कि हर कुछ अच्छा होना है। अच्छा बुरी होता है। सोच मत लेके चलिए, आप और अच्छे दूसरा, आज के जो आपने चैप्टर जो पढ़ा है, उसमें भी जो ट्विन सेल्फ बताया, और जो हमारी स्पाइन की 3 जो मेजर नाड़ीज हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना, तो यही ट्यून है। मुझे आज ये समझ लगा कि ट्यून सेल्फ यही है, इसी में करता है, इसी में डूअर और थिंकर जो भी है, ये सब तीनों इसी में ही है। और जब क्रिया योग करते हैं, जिन्होंने क्रिया योग किया हुआ है, सुनीता जी को भी मालूम होगा, तो वो ये ऐसे ही इन्फिनिटी फिगर बनता है जो आपके इच्छा को और डिजायर, डिजायर एंड या डिजायर और क्या फीलिंग, बताया था, फीलिंग, फीलिंग, उनको बैलेंस करता है। तो क्रिया योग करने वाले लोग जो हैं, उनमें कितना बैलेंस हो जाता है उनकी नेचर में। तो अभी ये परतें खुल रही हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ लग रही हैं। जो ये समझते थे कि हम क्रिया योग में, मतलब ये ऐसी वाली ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के साथ में वो हमारा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल शिव शक्ति का वही मिलन है। तो बिल्कुल। इसके इस लेसन में जाके वो बहुत क्लियर हो गया। अब आप ये सोचिए, जो इन्फिनिटी साइन है, जब हम बात करते हैं इन्फिनिटी साइन की, कुंडलिनी शक्ति, हमारी हाँ, कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में है, और सुषुम्ना से वो जब ऊपर उठती है तो हम किसको बोलते हैं? कुंडलिनी शक्ति सर्पेंट के लिए आप यूज करते हैं। जी वो जी, हाँ सर्पेंट जी, ही औरोबोरोस के रूप में, इन्फिनिटी साइन के रूप में ऐसे बनता है। उसी को हम एट बिल्कुल, कहते हैं, उसी को हम अबंडेंस कहते हैं, उसी को हम सोल कहते हैं, उसी को हम yes, इनकारनेशन कहते हैं, सो मेनी नेम्स, मगर है हाँ, एक ही चीज। और जब वो बैलेंस में आ जाती है आपकी, जब जो सारी, जब नाड़ी के साथ, जब हमारे हर एक चक्र बैलेंस में आते हैं धीरे धीरे अलाइन, जब हम सांसों के साथ हम एक हो जाते हैं, तब ये अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो आप फिर ऐसे इस रूप में आपकी जो शक्ति है वो घूमती रहती है यस बराबर। यस जस्ट इमेजिन कि कितनी एक अच्छी बात है जो हम सब एवरीडे सीख रहे हैं इस बुक के साथ, कितने हाँ, गहरे में। हर रोज कुछ ना कुछ लगता है कि मैं तो रिलेट कर रही हूँ। हर रोज मुझे लगता है कि अच्छा, ये जो हमने सीखा था वो ये हाँ जी जी। और है यही ना? चीज है, जब तो हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना का बहुत तेजी से विस्तार होता है। और ये समझ हाँ में भी हाँ, इसलिए आ रहा है कि आप ध्यान कर रहे हैं, नहीं तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। एंड थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जो आपने ये बुक हमारी जिंदगी में लेके आई हो। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल, आई लव यू ऑल, जिन्होंने थैंक यू। लिखा है उनका धन्यवाद, जिन्होंने चैनल हाँ, पे उनका धन्यवाद, पत्री पत्री जी सर का का धन्यवाद, धन्यवाद, किसी का जिन्होंने बोला चैनल उठो उठो, जागो, पढ़ो, यस पढ़ो, किताबें पढ़ो। या तो ये या थैंक यू ग्रेट, सो मच तृप्ता थैंक जी। यू, और थैंक यू, अब समय हो चला है ध्यान का, तो जस्ट याद दिलाना चाह रही हूँ। सो प्लीज, जल्दी यस। से शॉर्ट में कृष्णा जी, आप भी थोड़ा सा जो भी आपको कहना है या शेयर करना है, आप बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ध्यान का काफी समय निकल चुका है। यस। वो तो रोज मैं आपको तंग कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, तंग करने की कोई बात नहीं है। अगर इफ यू लेकिन डोंट माइंड, कैन मैं वी? शॉर्ट में ही बताती हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है कृष्णा कि जी, हाउ जैसे आज अबाउट हम सुबह कल ले ध्यान लें में आपका, कल ले लें आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग कल। हाँ ठीक है, हाँ, अगर इट्स आप, ओके। हाँ अगर आप कोई एक लाइन में कुछ बताना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक लाइन में बता दें, और फिर हम कल आपका पूरा एक्सपीरियंस ले लेंगे। हाँ तो एक लाइन में क्या बताऊं, यही बता सकती हूँ कि वो मेरे मतलब ब्रह्म रंध्र से पीछे से ऐसे जब सांस में ले रही थी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गिर रहा है, क्या गिर रहा है, लेकिन एकदम फोर्स में गिर रहा है ऐसे। और तब आवाज क्या आ गई कि तुम्हारे पूरे शरीर की सफाई हो रही है। और फिर वो पूरे बॉडी में ऐसे घूमने लगा, बस इतने ही से बता रही हूँ। और तब कोई फिर बोल रहा है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने पर ध्यान दो और साधना करो। साधना करना आसान नहीं है। तो मैंने पूछा तो और क्या क्या साधना में करूं? तो इसका तो बस एक ही उपाय है, मनसा वाचा कर्मणा, शुद्ध होना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि मन के अंदर जाओ, वहां बैठो और सब कुछ वहां ही है।
फिर वो अंदर गई है गई, अब कल वो बताऊंगी वो पूरा। बिल्कुल, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मतलब ऐसे अगर वो होता है तो सच में हो जाएगा क्या क्या कि हो दवाई की जरूरत नहीं है हाँ और ये हाँ, नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, यही मैं आप सबको समझा रही हूँ कि जब लेकिन मैं अपना माइग्रेन हील कर सकती हूँ, हाइपोथायराइड हील कर सकती हूँ, या मेरा नहीं है लेकिन माइग्रेन थे मुझे हाइपोथायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रॉब्लम्स थी। अब कुछ भी नहीं है, बीच बीच में जो सर दर्द होते भी हैं वो इसलिए कि आप मैं बहुत सारी चीजों से जुड़ी हूँ, तो मेरे को हर जगह मेरी ऊर्जा जाती है, तो मेरी ऊर्जा को मुझे बनाने के लिए भी ध्यान करना पड़ता है। जैसे कि अभी चक्षु जी बता रही थी, she was also going through so many health issues right now, not so many but वो अभी कीमो भी चल रहा है, तो उस एनर्जी को ठीक करने के लिए आप जब ध्यान में बैठते हैं तो तुरंत आपको ऊर्जा मिलती है। सो एनी हाउ, विल टॉक टुमारो। कृष्णा जी, हम लोग कल बात करेंगे, अभी हम ध्यान में जाते हैं, हाँ ठीक है? ठीक, थैंक यू। ओके थैंक या यस आरती जी, आप हम सबको ध्यान में लेके जा सकते हैं, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। म्यूजिक आप शेयर कर लीजिए। जी जी, तो आप 30 से 40 मिनट आप ध्यान करा सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के ध्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और सभी ध्यानी रोज ही ध्यान करते हैं, तो आज फिर से हम लोग ध्यान करेंगे और आनापानसती ध्यान ही करेंगे। और इस ध्यान के द्वारा हमारे मन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं करेंगे और शांति प्राप्त करेंगे और इस तरह की ऊर्जा प्राप्त करेंगे कि जो सबका भला कर सके, खुद का भी और अन्य का। सो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ये पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथों को उंगलियों उंगलियों को उठा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, दोस्तों हमारे जीवन में सबसे पहला कार्य है सांस लेना। और जीवन का सबसे अंतिम कार्य है श्वास को छोड़ना। भौतिक स्तर पर हम अपने श्वास को भीतर जाते और बाहर जाते वायु के स्वरूप में लगता ही है, लेकिन जब इसके साथ हम अपनी जागरूकता जोड़ देते हैं तो वही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। प्राण शक्ति जो हमें पर ब्रह्म से जोड़ती है और हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए आनापान सति के माध्यम से हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं। आना का अर्थ है सांसों को भीतर लेना,
आना का अर्थ है सांस को बाहर निकालना, और सती का अर्थ है आती जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखना। तो आइए इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तीन गहरी सांस ले, नाक से लेते हुए सांसों को रोकिए और मुंह से बाहर निकालिए। फिर से गहरा सांस लीजिए, मुंह द्वारा बाहर निकालिए। अब हम सांसों की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तीन बार सांसों को लेने के बाद धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक सांसों की ओर मुड़ रहे हैं। अंदर आती हुई सांस बाहर आती हुई सांस, और इन दोनों को जोड़ने वाला अंतराल प्यार। अपने सांसों के प्रति जागरूक हो जाइए। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस अनुभव की, महसूस कीजिए। कोमल सांस गर्म है या ठंडी, तेज है या धीमी, महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान आती हुई सांस और जाती हुई। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बना रहना है। सांसें धीमी हो सकती हैं, तेज हो सकती है, छोटी हो सकती है, गहरी हो सकती है।
सांस चलने दीजिए। वही इसका प्राकृतिक स्वरूप है। कुछ भी नहीं बदलना है। इन सांसों के साथ जुड़ते हुए आपके शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। हल्कापन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी होने दीजिए। केवल अपने भीतर आती हुई जाती हुई सांसों के साथ में ही रहे। ये सांस हमारी प्राण शक्ति है, हमारी ऊर्जा शक्ति है। के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना। परमात्मा ने दी हुई इन अनमोल सांसों का केवल सोचिए, क्षण मात्र के लिए क्या होती है। सांसें हमें परमात्मा ने प्रकृति की ऊर्जा के माध्यम से शरीर में प्राण शक्ति से रक्त संचालित का शुद्धिकरण होता है। मत पहचानिए, प्रेरित हो सकती है।
सांसों पर लगती है। अब आपका शरीर स्थिर हो गया है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और अधिक शांत, और अधिक शांत, एकदम शांत। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हैं, विचारों के वार्तालाप में नहीं जाना है। हमारा मन हमें भूत के या भविष्य के विचार में खींचने का प्रयास करता है। और जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं। वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या किसी प्रकार की उलझने हैं जो विचारों के माध्यम से पैदा होती है या बढ़ती रहती है। शक्ति के आने से ही ये उलझन, ये विचारों का खुद से सफाया हो जाता है। पूरा सांसों से जुड़ने से मन शांति की अवस्था को पाने लगता है। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगता है। पाँच से चार, चार से तीन, तीन से दो, दो से एक, एक से शून्य होने लगते।
जैसे भीड़ में सांसों का आना और धीरे धीरे विचार वो वाहन है जो सांसों के आने जाने से खुद हट जाते और शून्य हो रहा है। मन में जो कुछ भी हो रहा है उसका आकलन ना करें। अगर आकलन करेंगे तो आपके विचार फिर से उठने लगेंगे। इस अवस्था में भी सांसों के साथ बने रहें। अभ्यास से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। कौन हूँ मैं? शरीर नहीं हूँ, सिर्फ आत्मा। ध्यान का अर्थ है कुछ न कुछ अर्थ है वास्तविकता में रहना। केवल एक सांस ही है, चलती रहती है। हम अपनी ऊर्जा से जोड़ सकते हैं, आत्मा की ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। मन और शरीर एकदम सही भावना में स्थिरता में जा रही है, शून्य हो रही है। शांति, एकदम शांत, एकदम प्रश्न।
चाहती हूँ। एक चांद को अगर प्राकृतिक रूप से आपकी आत्मा की गति बदल रही तो प्राकृतिक रूप से कुछ भी करने का प्रयास है। आपकी सांस ध्यानपूर्वक ऐसा लग सकता है कि गहराई में शून्य हो गई है। जो कुछ भी हो कुछ भी नहीं करना है। केवल देखते रहिए। केवल आगे पूरी तरह डाल देते हैं। ये बन जाता है। ध्यान की अवस्था में भी हम जागरूक रहते हैं कि किसी भी कार्य में प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक रूप से हो। ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को जागरूक बनाए। ये शांत से सच्चित आनंद स्वरूप
spiritual health is physical health is fruit. फिजिकल हेल्थ की फ्रूट को पाना है। हो जाए कुछ से पत्री
रिसीव। अपने बंद हाथों पे ही अपनी आंखों को कोमलता से खोलिए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। ध्यान की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की मंगल कामना करते हुए आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी सभी मास्टर्स जो अभी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है, एक्सपीरियंस, वो हम थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। मगर अगर अभी जो भी ध्यान में बैठे हैं, अभी का जो एक्सपीरियंस है, कोई शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, हैंड रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, आपने बहुत सुंदर स्वाध्याय कराया हम सबको और बहुत सुंदर ध्यान, उसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। बस थैंक यू। अब हम, अगर कोई भी प्रश्न या शेयरिंग नहीं है मास्टर्स, तो हम आज का सेशन समाप्त कर सकते हैं। और किसी का कोई भी प्रश्न या शेयरिंग है तो हैंड रेस कर लें, और अन्यथा हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। चक्षु जी ने लिखा है, उन्होंने सप्तऋषि देखे मेडिटेशन में। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। सुनीता जी धन्यवाद लिख रही है। थैंक यू जिन्होंने धन्यवाद लिखा है, सबको थैंक यू। हरप्रीत जी, सो थैंक यू Thank you सो very मच एवरीवन। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, और आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस बुक का स्वाध्याय करते रहेंगे। तो मास्टर्स, कल मिलते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी तरह एक दूसरे के साथ ध्यान करते रहें, अपना रोजाना अभ्यास करते रहे ध्यान का, लोगों को ध्यान सिखाते रहें, जागृत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो शुक्रिया मास्टर्स। आरती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराने के लिए, और सभी ध्यानी जनों का शुक्रिया जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़कर ध्यान किया, ध्यान का आनंद लिया। हर्षिता जी, नवीन जी, आप सबका शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। और आप सभी थैंक यू मास्टर्स को, सभी मास्टर्स को, हमारे पत्री सर, हैरल्ड मास्टर, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजनों को शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं मास्टर्स विथ न्यू ध्यान ज्ञान। तब तक के लिए अपना ध्यान और समय आप सही इस्तेमाल करें, हर एक क्षण कीमती है, तो अपने दिन को चाहे रात को ध्यान बना लें। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू आरती जी।